हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड गेम स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाले एग्जामिनेशन आईटीआई इंस्ट्रक्टर, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के एग्जामिनेशन के लिए एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि होने वाला है हमारा अर्थिंग इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और विद इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग इस अर्थिंग के टॉपिक्स और उसके अलग अलग टाइप को समझेंगे। आपके पास जितना भी रेफरेंसेज है गाइस, जो भी आप किताब से पढ़ रहे हो, जो भी आप रेफरेंसेज देख रहे हो, इसमें एक बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास काफ़ी वास्ट सिलेबस है। जितनी भी चीज़ें आपके पास मेंशन है, आपके पास अवेलेबल है, उसमें से क्या चीज़ें पढ़ना है, अगर आपको ये पता चल जाए और कहाँ कौन से टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई है काफ़ी ऑप्टिमली आप प्रिपेयर कर पाओगे। और यही में हम लोग इस सेशन के माध्यम से करने वाले होंगे। यह हमारा कंटिन्यूसली 6 नंबर का सेशन है। इसके पहले के आपने 5 सेशंस नहीं देखे होंगे, तो उसको आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशंस है गाइस। इससे आपको एक चीज़ पता चलेगी कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे एग्जामिनेशन में, वो आपको मैं सारी टाइम टू टाइम गाइड करने वाला हूँ। आपके पास जो भी आपके पास रेफरेंसेज है गाइस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर रेफरेंस को फॉलो करोगे, लेकिन जो आपको मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उतना तो आपको अच्छी तरीके से करके ही जाना होगा, क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं आपको एश्योरिटी के साथ बता दे रहा हूँ, इसलिए आपको सेशन को अच्छी तरीके से देखना होगा। ठीक है, आज हम लोग अर्थिंग और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में जहां से क्वेश्चंस बनने वाले वो हम लोग मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सो सेशन को एंड तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अराउंड 53% एस्पिरेंट जो है हमारे चैनल से सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, और 47% ठीक है टोटल व्यूअर जो है हमारे पास अनसब्सक्राइब है अभी भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को चैनल की तरफ। तो आप एक एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी वैल्यूबल रहता है और एक एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेट करता है हमें आगे आने वाले इसी तरीके से सेशंस आपको प्रोवाइड कराने के लिए। सो आगे तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आपने एक एक आपके जो वैल्यूबल लाइक है और उसका जो शेयर है उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रीवियस सेशन का आंसर देखना होगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा पूछा था हमने, हमारा जो लास्ट सेशन था 5th नंबर का, आप देख सकते हो। ठीक है, और हाँ, काफ़ी सारे एस्पिरेंट हमें इससे क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि इसके पहले के सेशंस कहाँ है या फिर इसके सेकंड नंबर का सेशन कहाँ है, फर्स्ट नंबर का। तो आप एक काम कीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट जो है हमने चैनल पे अपलोड करा के रखा है। यहाँ पे आपको जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में इसका नंबर दिखाई देंगे, जैसे कि आप इसके पहले का अगर हम लोग देखते हैं, ये हमारा 6 नंबर का सेशन है, तो इस नंबर को आप फॉलो कीजिएगा, सो दैट आपको सीक्वेंस कहीं पे भी मिस ना हो और कोई भी आपका टॉपिक यहाँ पे छूट ना जाए। क्वेश्चन हमने इसमें सोल्डरिंग और टाइप्स उसके हमने 5th नंबर के सेशन में पढ़ा था, उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था रिफ्रैक्शन फैक्टर और अ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज व्हाट। ठीक है, ये उसका जो रेशियो रहता है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, एलिमिनेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 5 एस्पिरेंट्स के नाम है रमेश, वैभव, दीपक, सुषमा एंड प्रतीक। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 5 एस्पिरेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं नेक्स्ट सेशन में लूँ, सेशन को एंड तक देखिए गाइस। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़, जितना भी ये टाइम का वीडियो है, इसको देखने के बाद अगर आप जस्ट राइट नाउ अभी आप कमेंट करते हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने जस्ट पूरा वीडियो बिना देखे आपने स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क किया, तो उनके जो एंट्रीज है वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो आपको अच्छी तरीके से वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको कमेंट करना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। अभी हम लोग हमारे सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके इसमें कराऊंगा, आज के इसमें कराऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है और उतना आपको 100% ध्यान में रखना ही रखना है कंपल्सरीली। ठीक है, सो दैट आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो उसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच आई रूल्स स्टेट्स दैट प्रॉपर अर्थिंग शुड बी प्रोवाइडेड वेयर द वोल्टेज नॉर्मली एक्सीड 125 वोल्ट ऑफ द सिस्टम एट अ मीडियम वोल्टेज। ठीक है, कौन सा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल हमें सजेस्ट करता है कि अगर हमारा वोल्टेज जो है 125 वोल्ट्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉपर अर्थिंग देने की ज़रूरत रहती है। तो वह है हमारा रूल नंबर 61। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये आई रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब आपके लिए मैं टास्क देके जा रहा हूँ छोटा सा। आई रूल नंबर 54, 55 और 72, 77 मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन से आई रूल से डिफाइन करता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एक अर्थिंग के टॉपिक से आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट और ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है कि व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ अर्थिंग। ठीक है, इसमें से कौन से अलग अलग टाइप होते हैं, 2 मेजर टाइप्स रहते हैं। एक तो है हमारा इक्विपमेंट अर्थिंग और दूसरा है हमारे पास में सिस्टम अर्थिंग। ये 2 अलग टाइप्स रहते हैं। दोनों का फर्क क्या रहता है? सिस्टम अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉर्मली एसेंशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम एंड जनरली नोन एज अ सिस्टम अर्थिंग। जो सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास में अर्थिंग रिलेट करता है वो है हमारा सिस्टम अर्थिंग। बेसिकली जो करंट कैरिंग कंडक्टर से एसोसिएटेड है, ठीक है, वो है हमारा सिस्टम अर्थिंग। और अगर हम लोग इक्विपमेंट अर्थिंग की बात करते हैं, जस्ट आपको नाम में ही समझ में आ जाएगा, अर्थिंग ऑफ नॉन करंट कैरिंग मेटल वर्क एंड कंडक्टर विच इज एसेंशियल फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, एनिमल एंड द प्रॉपर्टीज जनरली
नोन एज इक्विपमेंट। आपको क्या हो सकता है एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट दिया जा सकते हैं और उसका आपको, जैसे अभी हमने क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम अप किया, या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा सकता है सिस्टम अर्थिंग, इक्विपमेंट अर्थिंग। तो आपको ये कुछ जो लाइफ है, जैसे अगर हम लोग सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, एनिमल एंड प्रॉपर्टी इसके बात किया तो इक्विपमेंट अर्थिंग हो जाएगा। अगर हम लोग सेफ्टी ऑफ सिस्टम, सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम की बात किया तो सिस्टम अर्थिंग। इस तरीके से आपको कीवर्ड्स ध्यान में रखने रहेंगे। क्वेश्चन किसी तरीके से भी आपको फ्रेम करके पूछा जा सकता है। काफी सिंपल है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विच मेथड इज यूज टू रिड्यूस द अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू इन एग्जिस्टिंग अर्थ। ठीक है, अगर हमारा अर्थ रेजिस्टेंस, देखिए अर्थ रेजिस्टेंस हमारा अगर जीरो रहता है, 0 ओम्स रहता है तो वो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, वो तो जीरो ही रहना चाहिए, सो दैट हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है, फॉल्ट करंट है, इजीली ग्राउंड हो सके, राइट। लेकिन अगर हमारा अर्थ रेजिस्टेंस हमारा, हम लोग ट्राई करते हैं कि एज लो एज पॉसिबल हो, लेकिन अगर हम इसका रिड्यूस करना होगा तो इसमें से कौन सी स्टेप हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो अर्थ पिट है उसको हम लोग ऑलवेज वेट कंडीशन में उसको रखेंगे। अर्थ पिट दैट मीन्स हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे इस तरीके से अर्थ पिट बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम लोग प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग करते थे, यहाँ पे हम लोग इसके जो आजू बाजू के जो पोर्शन है हमारा वो वेट रखने की कोशिश करते हैं, गीला रखने की हम लोग कोशिश करते हैं। उसके कारण हमारा अर्थ रेजिस्टेंस मेंटेन रहता है, लो पे हमारा बना रहता है। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बन सकता है कि पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज्ड इन अ सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग एज पर द BIS। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक वायरिंग में अगर हम लोग जो हमारा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं सिंगल फेज सिस्टम के अंदर, तो हमारा उसका मिनिमम साइज कितना होना चाहिए कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का, तो वो होना चाहिए 1.5 स्क्वायर mm। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये यूनिक क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको बन सकता है। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, द लीकेज करंट इन द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शैल नॉट एक्सीड। ठीक है, अब देखिए जो भी लीकेज करंट होता है हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर वो हमारा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए 1/5000 टाइम ऑफ मैक्सिमम सप्लाई करंट। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल छोटा सा बन सकता है कि अगर आपका फुल लोड करंट जो है, ठीक है, वो अराउंड लाइक 10 एम्पियर आ रहा है, तो हमारा इसका जो मैक्सिमम हमारा अर्थ लीकेज करंट कितना होना चाहिए हमारा, तो वो होना चाहिए डिवाइड बाय 5000। ठीक है, दैट मीन्स 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 1/5000, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उसका अर्थ लीकेज करंट का। ठीक है, और ये कौन स्पेसिफाई कर रहा था हमारा, ये है आई रूल नंबर 48। ये भी रूल आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे हमने 61 देखा उसी तरीके से रूल नंबर 48 भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये क्या बताता है हमारा, ये क्या बताता है हमें, द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ अर्थ करंट शुड नॉट बी एक्सीडेड बियॉन्ड 1/5000 टाइम ऑफ अ फुल लोड करंट। इंसुलेशन जो है हमारा, कोई भी वायरिंग इंसुलेशन का वो कम नहीं होना चाहिए, लेस देन 1 मेगा होम। देखिए मेगा होम मतलब कि किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, अर्थ की बात नहीं कर रहे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अगर हम लोग एक मान लो कंडक्टर है ये, ठीक है, इसके ऊपर का जो भी हमारा इंसुलेशन रहेगा, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कम नहीं होना चाहिए, लेस देन 1 मेगा होम। 1 मेगा होम से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहा तो काफ़ी अच्छी बात है। अर्थ रेजिस्टेंस हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए 1 ओम से ऊपर। ठीक है, देखिए आप देखते काफ़ी कम वैल्यू है, 1 ओम के ऊपर हमारा अर्थ रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ 1 ओम। अभी जितने भी मैंने तीनों पॉइंट बताइए आपको क्वेश्चन के माध्यम से बन सकते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना होगा। और अगर आपको लीकेज करंट की वैल्यू पूछेगी तो 1/5000 ऑफ अ मैक्सिमम सप्लाई करंट ध्यान में रखना होगा। इसको या फिर परसेंटेज के माध्यम से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। सिंपल है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए डिवाइड करके 100 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ वेट स्किन। वेट स्किन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हमारी त्वचा जो है वो गीली है तो उसमें हमारा नॉमिनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रहेगा, वो रहेगा हमारे पास 1000 ओम्स का। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल जो है काफ़ी स्टैंडर्ड टेबल है गाइस। ठीक है, ये हमारे BIS या फिर हम लोग कह सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ये हमारा कॉमन सा टेबल है कि जहाँ पे हमारे पास स्किन कंडीशन है और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस वैल्यू की, जैसे हमारे पास ड्राई स्किन के लिए, वेट स्किन के लिए, इंटरनल बॉडी हैंड या फिर ईयर टू ईयर के लिए कितना हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे हमने मेंशन करके रखा है। ये चारों भी वैल्यूज आपको ध्यान में रखने होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए, जरूरी है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन 100% ऐसा बन सकता है गाइस कि इसमें से कौन सा IS कोड एप्लीकेबल है फॉर कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग। ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है या फिर कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अर्थिंग रहता है, इसमें से कौन सा IS कोड उसके लिए एप्लीकेबल है, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका होगा इसको हमारे पेड कोर्स के अंदर भी और हमारे रेगुलर सेशन के अंदर भी इसको काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बता दिया। ये हमारा IS 3043 1987, ये आप कोड ध्यान में रख लीजिएगा, रिलेट करता है हमारे अर्थिंग से। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, स्टैंडर्ड वायर गेज
SWG हम लोग जिसको कहते हैं, यूज्ड फॉर अर्थिंग लीड शुड नॉट बी थिनर देन, ठीक है। अगर हम लोग अर्थिंग लीड के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो एक साइज़ है वो किससे का पतला नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी थिनर देन, वो यहाँ पे मेंशन किया गया 8 स्टैंडर्ड वायर, ठीक है, 8 स्टैंडर्ड वायर गेज वायर, इससे हमारा वो कम नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ऐसा डेफिनेटली लाइक स्टेटमेंट के माध्यम से, स्टेप्स के माध्यम से या फिर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के माध्यम से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो कि हमारे पास यहाँ पे हम लोग देख रहे। तो साइज ऑफ अर्थ वायर इज डिटरमाइंड बाय, जो हमारा अर्थ वायर का साइज रहता है वो किससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जो एम्पियर कैपेसिटी रहती है हमारी सर्विस मेंस की, उससे हम लोग हमारे अर्थ वायर का साइज डिफाइन करते हैं। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो हमारे वोल्टेज जो है सर्विस मेंस का, ठीक है, उससे डिफाइन नहीं होता कि जो हमारा सर्विस मेंस है, ठीक है, सर्विस मेंस का आपको केबल पता होगा, जो हमारे घर पे केबल आता है, ठीक है, इनिशियली फ्रॉम पोल, वो है हमारा सर्विस मेन, उसके एम्पियर कैपेसिटी कितना है उसके अकॉर्डिंगली हमारे अर्थ वाइज का साइज पता लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच कलर इज रिकमेंडेड फॉर अर्थ कनेक्शन। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप डे टू डे लाइफ से आपको अवेयरनेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता ही चल गया होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ग्रीन। अभी देखिए जो इंडियन कलर कोड है, ठीक है, अगर हमारे पास सिंगल फेज लाइन की बात करें तो हम लोग जनरली अभी भी हम काफ़ी जगह ये रेड कलर यूज़ किया जाता है फॉर फेज, ठीक है, फेस के लिए, ठीक है, या अभी हमारा नए कलर कोड में ये ब्राउन आता है। न्यूट्रल के लिए हम लोग ब्लैक या फिर हम लोग ब्लू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग नए की बात करें तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में दिखा जाएगा। और हमारे अर्थ के लिए वी ऑलवेज प्रेफर ग्रीन। अगर हमारा 3 फेज सिस्टम है तो रेड के लिए R, वाई के लिए येलो, ब्लू के लिए B, RYB, जो हमारे 3 फेजेस रहते हैं RYB, उसके लिए रिस्पेक्टिव कलर हो जाएंगे। ओके, ब्लू जो हो जाएगा हमारा ये फेज के लिए हो जाएगा, लेकिन हम लोग B की बात करते हैं तो ये ब्लैक जो हो जाएगा ये न्यूट्रल के लिए रहेगा 3 फेज सिस्टम में, ठीक है। ये बात है आपको ध्यान में रखनी, जस्ट लाइक हमारा 3 फेज सिस्टम के लिए ब्लैक ही था, ठीक है, हमारा जो न्यूट्रल है उसके लिए। लेकिन अगर हम लोग 3 फेज के प्रोटेक्टिव अर्थ के लिए फिर ग्राउंड के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रीन आता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसे लाइनिंग्स भी आती है येलो कलर की, ठीक है, ग्रीन और येलो, तो वो भी हमारा एप्लीकेबल रहता है अर्थ के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, ग्रीन कलर का हम लोग यूज़ करते हैं। ध्यान में रखिएगा बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, फंडामेंटली हम लोग काफ़ी बार कन्फ्यूज कर देते हैं, काफ़ी बार इस तरीके से ब्लू वगैरह ऑप्शन भी हम लोग मार्क करके आ सकते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। देखते हुए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, 3 हम लोग टर्मिनोलॉजीज देखने वाले, ध्यान से सुनना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनने वाले, ठीक है। आप खुद पढ़ते बैठोगे तो आपको मैं बता दे रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारे पॉइंट्स में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको जो प्रिसाइज थ्योरी है वो आपको मैं बता रहा हूँ, उतना ही आपको ध्यान में रखना होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसे हमारे पास में पाइप अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है एंड देन रॉड अर्थिंग, इसके बाद हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे जो आपको इमेज दी गई है, ठीक है, पाइप अर्थिंग, इसको सिर्फ आप एक बार जूम करके अच्छी तरीके से क्लोजली वॉच कर लेना, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इसमें आपको जो वैल्यूज बताई गई, इसमें डेफिनेटली इसमें से कोई भी ऐसा वैल्यू पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार आप ध्यान में रखते तो एक हाथ क्वेश्चन देखिए। अभी होता क्या कि एग्जामिनेशन में इतना सारा जो हमारे पास इमेज है वो हाई रेजोल्यूशन में वहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है, जो कि आपको पूछा जाएगा कि डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से इसका वैल्यू कितना रहेगा करके, तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। जनरली जहाँ तक फीजिबल रहते हैं वहाँ तक ही एग्जामिनर क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं फैक्चुअल डेटा बता रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो रॉड इलेक्ट्रोड अगर हम लोग यूज़ करते हैं पाइप अर्थिंग में, ठीक है, अगर हम लोग स्टील या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज़ करते हैं तो उसका जो डायमीटर होना चाहिए, इंटरनल डायमीटर, वो 16 mm का होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बनेगा आपको, अगर हम गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर स्टील का बनते हैं, ठीक है, इसको स्टील को भी कलर करना था, मैं कलर कर देता हूँ। ओके, तो स्टील या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज़ कर रहे हैं तो 16 mm का डायमीटर होना चाहिए। क्वेश्चन 1 बन गया आपका यहाँ से। कॉपर का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका मिनिमम इंटरनल डायमीटर कितना होना चाहिए, 12.5 mm। अभी आपको क्या होगा कि स्टील गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में इस तरीके से चूज द करेक्ट वन, चूज द इनकरेक्ट वन, इस तरीके से माध्यम से बन सकता है, या फिर नॉट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, या फिर अगर आपको यहाँ पे स्टील या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए कितना mm डायमीटर होना चाहिए, 16, 15, 12.5 mm, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कॉपर के लिए। अब देखिए आप हमेशा एक जो आपका बेसिक IQ लेवल है वो आपको बनाए रखना है, ठीक है। मैं किस तरीके से बता रहा हूँ कि जो स्टील का और गैल्वेनाइज्ड आयरन में सबसे बेटर कंडक्टिविटी किसकी रहती है, कॉपर की। तो अगर आपको कॉपर पूछा गया और सबसे लीस्ट भी आपको 12.5 mm है और 16 है, तो ध्यान में रखना होगा 12.5 mm उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉपर का जो कॉस्ट है वो कॉस्टली भी है हालांकि, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू द गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर स्टील। तो आपका कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहता है, अवेयरनेस रहता है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को मार्कअप कर सकते हो। ओके, पाइप इलेक्ट्रोड जो है इट शुड नॉट बी स्मॉलर देन द 38 mm इंटरनल डायमीटर। जो पाइप इलेक्ट्रोड है उसका जो मतलब इंटरनल डायमीटर है वो 38 mm नहीं होना चाहिए गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर स्टील के लिए, ठीक है। रॉड इलेक्ट्रोड की बात अलग है गाइस, पाइप इलेक्ट्रोड की बात अलग है। ओके,
तो ये भी बात ध्यान में रखनी होगी। अगर हमारा गैल्वेनाइज्ड आयन या स्टील है तो 38 mm होना चाहिए, ठीक है, और 100 mm हमारे कास्ट आयन के लिए चल जाएगा, सिंपल है। लेंथ ऑफ द रॉड एंड पाइप इलेक्ट्रोड शॉल नॉट बी लेस दैन 3.5 mm। ये क्वेश्चन काफी एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिला गाइस। 2.5 mm, 1.5 mm, 1.5 मीटर है, ठीक है, नॉट mm, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है कि पाइप इलेक्ट्रोड का जो लेंथ है, लेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना होगा, ओके। और पाइप और जो रॉड है, ठीक है, वो हमारे एक सिंगल पीस में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइन कर करके उसको डाल रहे हैं फिर उसको अटैच करके लगा रहे, नहीं, ऐसा नहीं कि वन पीस में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी इन केस ऑफ पाइप अर्थिंग। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में प्लेट अर्थिंग में। तो प्लेट अर्थिंग में जो प्लेट इलेक्ट्रोड रहता है, अगर वो हमारा गैल्वेनाइज्ड आयन का, अब देखिए दो हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं इसमें डिपेंडिंग। अब देखिए ऐसा नहीं कि हमारे पास में कॉपर की कंपलसरी है कि जो आप कॉपर ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपका कॉस्ट एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है, ठीक है, अगर आपको पैसे बचाने हैं या फिर आपको कॉस्ट कंसिडरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नॉट लाइक पैसे बचाने की, अगर आपको कॉस्ट कंसिडरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हालांकि अवेलेबल है। काफ़ी बार क्या होता है कि अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती है, तो वो भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए दो अलग अलग टाइप के हमारे पास में। अगर हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयन या फिर स्टील की बात करते हैं तो उसका जो पाइप इलेक्ट्रोड है, इट शुड नॉट बी लेस देन 6.5 mm इन थिकनेस, ठीक है। mm, सेंटीमीटर, मीटर, इसमें गलतियां नहीं करके आना है गाइस, ठीक है। होता क्या है कि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल रहेगा। mm, मीटर में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। होगा क्या ऑप्शन में, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, अलर्ट करके दे रहा हूँ। 6.3 mm, 6.3 मीटर, 0.63 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.06 मीटर, इस तरीके से ऑप्शन रह सकते हैं। तो आपको जो डेसिमल्स में वैल्यूज है वहाँ पे आपको गलतियाँ नहीं करनी। मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ होता क्या है, सिंपल से क्वेश्चन जो पढ़ के जाते हैं वही पूछा था, लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा आपको जो है कन्फ्यूजन होता ही होता है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, यहाँ पे आपको गलतियाँ नहीं करनी है। प्लेट इलेक्ट्रोड अगर हमारा कॉपर का है तो 3.15 mm उसका थिकनेस होना चाहिए, ये हमारा मेंशन है, ठीक है। एटलीस्ट बोला गया है, इट शुड नॉट बी लेस देन, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो उतना ही होना चाहिए हमारा 3.5 mm अगर हमारा कॉपर की बात है। प्लेट इलेक्ट्रोड का जो साइज है वो 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इट शुड बी 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, सिंपल है। प्लेट इलेक्ट्रोड शैल बी बरीड सच दैट, बरीड दैट मीन्स हम लोग उसको गाड़ते हैं जमीन के अंदर। इट शुड बी बरीड सच दैट टॉप एज इज एट द डेप्थ नॉट लेस देन 1.5 मीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द करंट। मिनिमम उसका जो लेंथ है, ठीक है, फ्रॉम टॉप, वो कितना है 1.5 मीटर का ये होना ही चाहिए। यहाँ पे हमारे पास मेंशन किया गया है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में वेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द वन प्लेट इलेक्ट्रोड इज हायर देन द रिक्वायर्ड वैल्यू, 2 और मोर प्लेट शैल बी यूज्ड इन अ पैरेलल। अगर हमारा एक प्लेट का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग 2 या फिर उससे ज़्यादा प्लेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस केस में भी हमारे पास कंडीशन है कि हम लोग 2 प्लेट्स हम लोग सेपरेट कर रहे हैं बाय एच, उधर एक दूसरे से अगर हम लोग सेपरेट करें तो उसका जो लेंथ, उसका जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी ये पॉइंट मेंशन कर रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो प्लेट है ये हम लोग उसको वर्टिकली ही सेट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, वर्टिकली, डायगोनली, ठीक है, हॉरिजेंटली, ऐसे ऑप्शन रह सकते हैं और यहाँ पे हमें डेफिनेटली कंफ्यूजन होता है। तो जितना आपको प्लेट अर्थिंग में, रॉड अर्थिंग में, आपको पाइप अर्थिंग में जो पूछा गया था वो उतना मैंने फैक्चुअल डेटा आपको कवर अप करा दिया, सो दैट आपको उसमें टाइम बच के आप हमारे बाकी दूसरे जो टॉपिक है उसके और भी आप बढ़ सकते हो। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हाईलाइट करके चलता हूँ, जहाँ पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काफ़ी डीप एनालिसिस बता रहा होगा इस, जो डेफिनेटली आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज ऐसा चैनल है जहाँ पे जो क्वेश्चन है 100% एग्जामिनेशन में जो रिकमेंड करता हूँ, जो आपको मैं पढ़ाता हूँ एज इट इज क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, ओके। अभी हमारे पास में सबसे लास्ट है जो है हमारा रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग में अगर हमारे सिस्टम में क्या होता है कि रॉड अर्थिंग के केस में जिंक या फिर कॉपर वायर जो यूज़ किया जाता है और प्लेस किया जाता है वर्टिकली इन द ग्राउंड। इसमें 12.5 mm का डायमीटर का सॉलिड कॉपर, वो मान लो हमने इसका सेम देखा, और 16 mm डायमीटर ऑफ सॉलिड गैल्वेनाइज्ड आयन या फिर स्टील रॉड, ओके। हम लोग इसको इक्विवेलेंट कह सकते हैं कि पाइप अर्थिंग के बराबर, जस्ट लाइक द सेम, ठीक है। 12.5 mm डायमीटर सॉलिड कॉपर रॉड, 16 mm डायमीटर सॉलिड गैल्वेनाइज्ड आयन या फिर स्टील रॉड और हॉलो सेक्शन and 12.5 mm GI of a length shall not be less than 2.5 meter are driven vertically into the earth manually and it is suitable for sandy areas. This system is earthing is a very cheap. आपको ये रॉड अर्थिंग के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। ये ऑलरेडी 2 पॉइंट्स हमने पाइप अर्थिंग में डिस्कस कर लिए गाइस। आपको क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है इस पॉइंट में, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए कि हमारे सैंडी एरियाज में, सैंडी सिस्टम में हम लोग कौन सी अर्थिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा रॉड अर्थिंग ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से वैल्यूज़ आपको पता होने ज़रूरी है और जो मैंने पॉइंट्स आपको मेंशन किए उतने आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख के जाने होंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट एक बेसिक सेशन ऑन अर्थिंग। और अगर इसके बाद का अगर पार्ट बी में आपको BIS द्वारा जो अर्थिंग की जाती है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में जो ऑप्शन रहता है
लाइक हमारे पास ऑप्शन है कि एक TNS रहता है हमारा, TNC हो गया हमारा, ठीक है, TT हो गया हमारा, ठीक है, TNCS, ओके, और या फिर IT। इस तरीके से हमारे पास में अलग अलग जो BIS के द्वारा हमारे पास अर्थिंग सिस्टम रहते हैं। अगर वो भी सेशन चाहिए होगा तो उसको हम लोग पार्ट B के माध्यम से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके लिए आपका रिव्यू, आपका रिस्पॉन्स हमें डेफिनेटली चाहिए होगा कि अगर आप उसका सेशन चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, वो हम लोग उसका सेशन भी नेक्स्ट पार्ट B में हमारा अर्थिंग का ही कंटिन्यू करके हम लोग पढ़ा देंगे। नहीं तो हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे गाइस, ठीक है। आपको आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिफाई को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेफिनेटली आपको काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। आपका जो मॉक टेस्ट है, शेड्यूल है गाइस, उसको चिंता मत कीजिएगा। अभी आप पढ़ने पे फोकस कीजिएगा। आपकी मॉक टेस्ट जो है, ठीक है, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिलीज कर दूंगा उसका शेड्यूल और बाकी सारी चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है उस मॉक टेस्ट के अंदर, वो भी आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करनी होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, ठीक है। अभी से आप मॉक भी दे दो तो उससे आपके बेटर है कि आपके क्वेश्चन के कन्फ्यूजन से बेटर। देखिए गाइस, क्वेश्चन को पढ़ना ये हमारा एम नहीं होना चाहिए, चाहे कितने क्वेश्चन कर लो। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है तो चाहे जितना भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो आपको डेफिनेटली कवर अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन काफी सिंपल है। ELCB का फुल फॉर्म जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हमने ऑप्शंस नहीं रखे जानबूझ के, ठीक है। अब जस्ट एक सिंपल है इसका, ठीक है, काफी सिंपल है। हालांकि अगर आपको पता होगा MCB, ठीक है, MCCB, ELCB, इसके आपको जो फुल फॉर्म से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के माध्यम से बन सकते हैं, तो वो भी आपको करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिएगा सो दैट हम लोग इंपॉर्टेंट अपडेट आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए टाइम टू टाइम बताते रहे, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करते रहिएगा और वहाँ पे अपडेटेड रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं बताते रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे।